Good morning, students. Myself कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है और मैं श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनगढ़ में कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि कक्षा 8 में इस बार पाठ्यक्रम नया आ चुका है। नया पाठ्यक्रम में आपको नई किताबें लानी, उनको समझना है। उसका जो पहला पाठ था वो पढ़ा के 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हमने लगभग ये पहला पाठ उसको देखा है, कैसे किस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यवाद धीरे धीरे भारत में फैला था। इतिहास के बारे में अगर सुनने को देखते इतिहास बहुत है, इतिहास तारीखों से भरा पड़ा है। इतिहास में केवल तारीख ही तारीख, कौन राजा बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने तारीख राजा बना, साम्राज्य विस्तार हुआ, उसका विभाग हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, उसके उत्तराधिकारी कौन कौन थे, उसके राजवंश में कौन कौन था। इतिहास के तारीखों से भरा पड़ा है। ज्यादा बच्चों को कहते सुनाए इतिहास बहुत, इतिहास में केवल तारीख ही तारीख है। इतिहास को याद करने का एक तरीका है, तारीख याद करते जाओ, इतिहास रटते जाओ। क्या इतिहास ऐसा ही है? क्या इतिहास केवल तारीखों से भरा है या इतिहास में कुछ तारीखों के अलावा कुछ अन्य तथ्य नहीं है? क्या इतिहास में केवल तारीखों के अलावा इतिहास में ऐसा कुछ नहीं है? इतिहास को जो अधिक मूल्यात्मक और अधिक आकर्षक बना सके। इतिहास केवल तारीखों का नहीं, इतिहास में हम भूत काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उनकी उपलब्धियां, उनका विवेचन, रहन खान-पान, रीति रिवाज, लोगों के मानना, सिद्धांत आदि का अध्ययन करती है। इतिहास केवल तारीखों से भरा नहीं है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि औपनिवेशिक काल किसे कहते हैं या औपनिवेशिक काल क्या है। तो जब कोई विदेशी सत्ता, शक्तिशाली सत्ता किसी कमजोर देश, राज्य को गुलाम बनाकर उसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शोषण करे, उसको पीड़ित करे, उसको स्वतंत्र बनाए रखे, उस पर अपने मूल्य, अपना धर्म और अपनी संस्कृति स्थापित करे, अपने सिद्धांत स्थापित करे, तो इस प्रणाली को हम औपनिवेशिक या कॉलोनियल रूल कहते हैं। जैसा आपको विदित है, 1757 से लेकर 1947 तक हम इंग्लैंड की एक कॉलोनी मात्र थे। हमारे देश पर लगभग 200 वर्षों तक इंग्लैंड का आधिपत्य रहा। इंग्लैंड ने हमारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण किया, हमें स्वतंत्र बनाए रखा, हमें गुलामी में जकड़े रखा। जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश, राष्ट्र, राज्य पर जबरन अपना शासन स्थापित करे, उसके संसाधनों का दोहन करे, कच्चा माल जबरन ले और उसे तैयार माल बनाकर उसकी बाजारों पर अपना नियंत्रण स्थापित करे, वहां पर अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपनी मूल्यों की पुनर्स्थापना करे, तो इस प्रणाली को हम औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक साम्राज्य कहते हैं। औपनिवेशिक साम्राज्य का अर्थ है कि जब कोई विदेशी शक्ति या सत्ता किसी कमजोर देश, राज्य, व्यवस्था, उपनिवेश को नियंत्रित करके उस पर अपनी परंपरा, मान्यता, सिद्धांत, भाषा, धर्म, लिपि, शैली, रहन सहन,
खान पान, रीति रिवाज जबरन थोपे तो उस प्रणाली को हम औपनिवेशिक काल कहते हैं। इसके अलावा हमने पहले जेम्स मिल के इतिहास लेखन के बारे में कहा है। स्कॉटलैंड का व्यापारी और अर्थशास्त्री था, जिसने भारत के इतिहास के बारे में, ब्रिटिश इंडिया के इतिहास के बारे में अपनी पुस्तक लिखी है। उसने भारतीय इतिहास को कालक्रम की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। जेम्स मिल का मानना है कि भारत में अंग्रेजों का शासन है वो वरदान से कम नहीं है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिण एशिया के लोग अनपढ़, गंवार, बुद्धिहीन, नीच, नस्लीय दृष्टि से कमजोर हैं। इन पर ब्रिटिश शासन है वो एक तरीके से वरदान है। जेम्स मिल ने ब्रिटिश कंपनी को यह सुझाव दिया कि उसे भारत पर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेना चाहिए, भारत को पूर्ण रूप से विजय कर लेनी चाहिए, भारत को पूर्ण रूप से जीत लेना चाहिए। भारत को जीतने के बाद उसे अपने मूल्य, अपनी परंपरा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को स्थापित करना चाहिए। यदि भारत पर नियंत्रण स्थापित करना है तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के मूल्यों को समाप्त कर दिया जाए और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो यहाँ ब्रिटेन की या यूरोपीय पद्धति है वो भारत पर लागू की जाए। यूरोपीय प्रणाली सबसे श्रेष्ठ है, यूरोपीय मूल्य सबसे अच्छी है, यूरोपीय देश, उनकी संस्कृति संपन्न है, वो समृद्ध है, नस्ल दृष्टि से कुलीन है, श्वेत है, गोरे हैं, श्रेष्ठ है, नस्ल दृष्टि से सर्वोच्च है। जबकि भारतीय उपमहाद्वीप के लोग काले हैं, अश्वेत हैं, पिछड़े हैं, अनपढ़ है, नस्ल दृष्टि से कमजोर है। भारतीयों का मूल्य कहीं से भी अंग्रेजी मूल्य के बराबर नहीं है। अंग्रेजों को चाहिए कि वो संपूर्ण भारत को जीत ले और उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ले, उसे भारत को एक निवेश की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जेम्स मिल कहता है कि ब्रिटिश भारत है वो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो भी क्षेत्र है उन पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए कि वे भारत पर अपना नियंत्रण, अपना प्रबंध, अपनी व्यवस्था स्थापित करे, भारतीयों को गुलाम बनाया जाए। अंग्रेजी मूल्य, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, अंग्रेजी सभ्यता, संस्कृति, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी मूल्य को भारत में प्रचारित किया जाए। भारत में शिक्षा प्रणाली में अभूतपूर्व परिवर्तन किए जाए। अंग्रेजी शिक्षा जो दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, उस अंग्रेजी भाषा में भारतीयों को पढ़ाया जाए। अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत भारतीयों को शिक्षित किया जाए। अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य रूप से भारत में लागू कर दिया जाए। भारतीय राज्यों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। भारतीयों पर पूर्ण रूप से ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमने विदेशी शब्द की भी व्याख्या की थी। विदेशी किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो यहाँ के किसी भी राज्य, किसी क्षेत्र, किसी प्रांत, किसी देश से संबंधित नहीं हो, जो दूसरे देश, दूसरे प्रांत, दूसरे राज्य, दूसरे धर्म या दूसरी परंपरा को मानने वाला हो, जो यहाँ की स्थानीय संस्कृति, परंपराओं, मूल्यों से आस्था न रखता, जो यहाँ के लिए अनजाना हो, जो यहाँ के मूल्यों, सिद्धांतों, मान्यताओं को न समझे, उसे हम विदेशी कहते हैं। वह व्यक्ति जो समुद्र पार से दूसरे देशों से आया हो,
जो परे से आया हो, जो दूसरे विदेशों से आया हो, जिसे यहाँ के भारतीय मूल्य, संस्कृति, परंपरा, यहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन, खान के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं हो, जो हमारे लिए बिल्कुल अलग हो, हमारे लिए बिल्कुल पृथक हो, ऐसे व्यक्ति का रहन सहन, बोलचाल अलग हो, ऐसे लोगों को हम विदेशी कहते हैं। अब हम दूसरे अध्याय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारा जो दूसरा अध्याय है वो व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता कैसे स्थापित होती है उसके बारे में है। आपको पता है कि औरंगजेब भारत का अंतिम शक्तिशाली शासक था, अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट था। औरंगजेब की मृत्यु के साथ भारत में मुगल सत्ता का पराभव शुरू हो जाता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के साथ मुगल काल का पतन शुरू हो जाता है। अब हम इससे थोड़ा पहले लगभग 16वीं शताब्दी में आते हैं। 1600 में आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनती है। जैसा कि आपको पता है 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश महारानी से आज्ञा लेकर, इजाजत लेकर, विज्ञप्ति प्राप्त कर पूर्व में होने वाले पूर्वी देशों के साथ होने वाले व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करेंगे। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ पूर्वी एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1600 में ब्रिटिश महारानी ने एक आज्ञा पत्र जारी किया जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्वी देशों के साथ होने वाले व्यापार पर उसका पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया। उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। औरंगजेब भारत का अंतिम शक्तिशाली सम्राट था जिसके लिए भारत का बहुत बड़ा हिस्सा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के रजवाड़े राज्य वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करती है और अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर लेती है। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल सत्ता का पराभव शुरू हो जाता है। मुगल सत्ता है उसका अंत हो जाता है। ब्रिटिश महारानी की आज्ञा पूर्व से व्यापार का ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है। इस आदेश के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार जाकर नए व्यापार हो सकती थी, क्योंकि उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अपरिचित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का समुद्री मार्ग का पता नहीं था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्र के परे जाकर भारत और पूर्वी देशों के साथ होने वाले व्यापार का अधिकार मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एक अधिकार है, तो ब्रिटिश महारानी की आज्ञा से किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरी कंपनी से प्रतिस्पर्धा का कोई नहीं था, क्योंकि पूर्वी देशों के साथ विशेषकर भारत के साथ व्यापार का जो एकाधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश महारानी के द्वारा सौंप दिया गया था। यानी भारत के साथ होने वाला व्यापार है वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी इच्छा अनुसार कच्चा माल खरीदने, माल को तैयार करने, ऊंची कीमतों पर माल बेचने की छूट मिल गई थी, क्योंकि अन्य जो प्रतिस्पर्धी कंपनी थी यह अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ होने वाले व्यापार का एकाधिकार मिल गया था। यानी पूर्वी देशों और विशेषकर भारत के साथ होने वाले व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकृत घोषित कर दिया गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या कर सकती थी? प्रतिस्पर्धा के अभाव कोई भी कंपनी
चाहे कोई भी कंपनी, चाहे सीधे कंपनी क्यों ना, वो सस्ती दरों में माल खरीद सकती थी और ऊंची दरों पर माल बेचकर मोटा मुनाफा कमा सकती थी। यही काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। उसने भारत से कच्चा माल खरीदा, भारत में कच्चे माल को इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित करवाया और निर्मित कराकर यहाँ के बाजारों में उसे ऊंची दरों पर बेचना शुरू कर दिया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोटा मुनाफा कमाया और उसे टक्कर देने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई कंपनी नहीं थी। इससे भी पहले जब भारत में समुद्री मार्ग की खोज हो रही थी तो सबसे पहले पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, इन लोगों ने, इंग्लिश, फ्रेंच, इन लोगों ने गहरी प्रतिस्पर्धा कि भारत की तरफ का मार्ग कौन खोजे। तो सबसे पहले 1498 में जो पुर्तगाली नाविक था वास्को दा गामा, उसने भारत की ओर जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज कर ली। भारत की तरफ जाने वाले उसने समुद्री मार्ग को ढूंढ लिया। भारत के साथ होने वाले व्यापार के लिए उसने समुद्री मार्ग को समझ लिया, ढूंढ लिया, जान लिया। अब यूरोप के लिए भारतीय व्यापार या भारत आना आसान हो गया है। यूरोप के बाजार में भारतीय वस्तु की जबरदस्त मांग, यूरोप भारतीय वस्तु के लिए लालायित रहता है। यूरोप में भारतीय वस्तुओं की जबरदस्त मांग थी, चाहे रेशम, सूती वस्त्र, लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, इनकी जबरदस्त मांग थी, इनकी बहुत मांग थी, इनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। मांग ज्यादा थी, आपूर्ति कम थी। जब मांग ज्यादा और आपूर्ति कम होती है तो वस्तु हमेशा ऊंची कीमत पर बिकती है। तो यूरोपीय देशों के भारत से बने हुए माल, भारत से बने हुए सामान की जबरदस्त मांग थी। चाहे वो मसाले हो, चाहे कच्चा रेशम हो, सूती वस्त्र हो, इलायची हो, लौंग हो, काली मिर्च हो, दालचीनी हो, इन चीजों की यूरोप में, यूरोपीय देशों में जबरदस्त मांग थी। इस मांग को पूरा करने के लिए भारत पहुंचना और यहाँ पर व्यापार करना बहुत आवश्यक था। यूरोपीय कंपनियों ने भारत के व्यापार को